ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और सत्ता का फाइनल आज चल रहा है। लगभग 10 बज चुके हैं और अब तक वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और आपको अलग अलग सीटों का वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त कितनी प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग लगातार जारी है सभी 28 सीटों पर और एक एक करके आपको बताते हैं। आगर में 11.31% वोटिंग इस वक्त अभी तक हुई है। 10 बजे तक लगभग वोटिंग हुई है। इसी के साथ ही अंबाह में 9.24% वोटिंग हुई है। अनूपपुर में बहुत कम, मात्र 6% ही वोटिंग अभी तक हुई है। अशोकनगर में 8.91% वोटिंग, बदनावर में 17.47% वोटिंग अभी हुई है। बमोरी में यह आंकड़ा 14.18% तक है। वहीं भांडेर में 8.40% वोटिंग हुई है। ब्यावरा में 14.08% वोटिंग। इसी के साथ ही डबरा जहां 12.57% वोटिंग अभी तक हुई है। मतदाता वोट डालने यहां पहुंच रहे हैं। दिमनी में 11.25%, गोहद में 12.20% वोटिंग हुई है। तो 10 बजे तक का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में 10.87% और ग्वालियर पूर्व में बहुत कम, मात्र 6% ही वोटिंग हुई है। इधर हाटपिपलिया में 12.75% वोटिंग दर्ज की गई है। तो ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। हालांकि इजाफा इसमें होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। जैसे ग्वालियर पूर्व में मात्र 6% वोटिंग हुई है और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं बढ़ा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आंकड़े बढ़ेंगे, लोग घरों से निकलेंगे और इन आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके चलते ही ये मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव की नौबत आई है, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट डालने के लिए पहुंचे और कोरोना गाइडलाइंस का बाकायदा पालन किया गया। मुंह पर मास्क लगाया है, वोट डाला और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। ये देखिए, वोट डालने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। हालांकि अब बीजेपी से सांसद है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अपने समर्थकों के साथ वोटिंग की है इन्होंने। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में खासा दबदबा, ये एक तरह से कह लीजिए कि तूती बोलती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। लेकिन ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जो कि भविष्य तय करेंगी इन तमाम जनप्रतिनिधियों का और खास तौर पर सिंधिया समर्थकों का। तो ये देखिए, वोटिंग की, वोट डाला और उसके बाद बाहर निकले। तो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो वोटिंग की ही है और आम लोगों से भी, मतदाताओं से भी घरों से बाहर निकलकर तमाम गाइडलाइंस का पालन करके वोट करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी वोटिंग अपील की गई है। वोट डालिए, घरों से निकलिए। जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोट हो रहा है, जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग इस वक्त पड़ रही है, वहां के मतदाता घर से निकले, वोट डालें, ये अपील सीएम की तरफ से की गई है। उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान ही लोकतंत्र की आत्मा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान ही लोकतंत्र की आत्मा है। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरा आपसे निवेदन है, निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान जरूर करें और अपनी अपेक्षाएं पूरी करने वाली सरकार चुने। याद रखिए, आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूती देगा। अगर अभी तक वोट नहीं डाले तो निकलिए, मतदान कीजिए। आओ बनाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। धन्यवाद। मेरे प्रिय तो प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी
मीडिया के जरिए अपील की है आम लोगों से कि घरों से निकलिए, वोट डालिए, और ये भी कहा है कि आपका एक एक वोट कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने घरों से निकले और वोट डालिए। लेकिन आज के इस सत्ता के फाइनल के तमाम समीकरण को भी हम समझेंगे। चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, बूथों से हमारे रिपोर्टर हर एक पल की अपडेट, हर एक पल का कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। डबरा से हमारे साथ सुदीप, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपके पास आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले डबरा की स्थिति, डबरा के समीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, समीकरण समझाइएगा डबरा का, क्योंकि समधी समधन आमने सामने है यहाँ से, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचाइए कि कितना परसेंटेज अभी वोटिंग का हुआ है। इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या लोगों में उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी मतदान के 4 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और अभी शुरू से ही मतदान काफी धीमी गति से चल रहा है। लोगों में अभी मतदान के प्रति जागरूकता भी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते कुछ विशेष इंतजाम प्रशासन और निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए थे, जिस कारण लोगों में कोरोना के डर चलते अभी काफी धीमी गति से मतदान अभी हो रहा है। सुदीप, इससे जागरूकता की कमी कहा जाए या कोरोना का डर कहा जाए कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, या ये कहा जाए कि प्रशासन नाकाम हो रहा है कि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं? जी, इसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां कर रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता की इसमें कमी देखी जाएगी कि लोग मतदान के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। अभी हालांकि सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स उपलब्ध कराए गए हैं और पर्याप्त शारीरिक दूरी का भी ध्यान किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने गोले बनाकर मतदान केंद्रों के बाहर लोगों को मतदान करने के लिए इकट्ठा किया हुआ है। और अगर बात की जाए मुकाबले की, तो इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी की इमरती देवी और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के बीच में है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ डबरा विधानसभा में देखा जाए तो 2,28,000 मतदाता अपनी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगी। और डबरा में इस बार 332 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 64 पोलिंग बूथ जो संवेदनशील माने गए हैं, उस पर प्रशासन की कुछ विशेष निगाहें और उन पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिसके द्वारा कोई अप्रिय घटना ना हो और चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। ठीक है सुदीप, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। फिर से आपसे यहाँ के समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर वीडी शर्मा मौजूद थे और क्या कुछ कहा है उन्होंने आज वोटिंग को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। सभी मंडल अध्यक्षों को, सारे बूथों, ये सब लोगों को जरा करो। मतलब पौरी के अंदर 50,000 की सभा हुई होगी, बैराड़ के अंदर है? ग्वालियर भी थोड़ा सा काम है। नहीं, मतदान का प्रतिशत जिस प्रकार से अभी 2 घंटे के जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जनता जो है मतदान के प्रति बहुत अवेयर है और अच्छी संख्या में मतदान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बड़ी संख्या में मैदान में मतदान करने के लिए निकले हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। दूसरा, जिस प्रकार से मतदान का अभी जो अपडेट जगह जगह से आ रहा है, कुछ स्थानों पर कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से गुंडीजिम करने का प्रयास किया है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और कुछ जगह पर तो पैसे की भी खबरें, कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं जिनके कारण से कि धनबल और बाहुबल का उपयोग करने का काम कांग्रेस के लोग बड़े पैमाने पर करने का जो प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि बहुत शालीनता के साथ
और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। और इस प्रकार की कोई भी ताकतें अगर बूथों पर कहीं इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास कर दें, उनके प्रति जागरूक रहें, लेकिन मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, ये हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। इसलिए मैं उन सभी 28 विधानसभा में जहां मतदान चल रहा है वहां की आम जनता से भी अपील करता हूं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो, ये सबको मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। अच्छा है कि गुफा मंदिर जाके पूजा करें, और मुझे लगता है कि अगर लगातार पूजा करते रहे तो अच्छा है। केवल दिखावे के लिए पूजा करना, हम ये नहीं कहते कि कोई पूजा कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो रोज ही करते हैं, हम तो भगवान की शरण में ही रहते हैं, तो इसलिए वो जा रहे हैं तो ये दिखावा ना हो, जिससे ज्यादा और बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर 50 से ज्यादा शिकायत चल आप देख रहे हैं किस प्रकार से काम कर रहा है। कल रात से ही, वैसे तो लगातार हमारी ये जो टीम है वो काम कर रही थी, और कल रात से और सक्रिय होकर के कि कहीं पर कोई किसी, हम सब प्रकार की चीजें हमारी टीम कर रही है कि पॉजिटिवली सारी चीजें कैसे हों। अगर कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो खासतौर पर आपने देखा है कि इस चुनाव में कांग्रेस, चूंकि दिग्विजय सिंह के इशारे पर ये काम हो रहे हैं, और दिग्विजय सिंह का जो नेचर है वो हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गुंडिज्म से लेकर के क्या उन्होंने किया, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर, मैं बहुत उसके ऊपर मुझे गर्व है कि वो ऐसे तत्वों का और ऐसे लोगों का जवाब देना उसको बेहतर आता है, और तरीके से वो इनसे निपट भी सकता है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और अच्छे से अच्छे मत प्रतिशत के साथ मतदान संपन्न हो, ये प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर कर रहे हैं और ताकत के साथ लगे हैं। सर अब तक दूर रहे, अभी पहुंचे, बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत होना होगा ताकि बीजेपी कार्यकर्ता को गलत ना करे। इतना झूठ बोलने वाले लोग मुझे जीवन में कभी नहीं मिले। मतलब इतनी हवा भरने का काम झूठ बोल करके कि एक बूथ पर 30-30 लोग तैनात कर दिए। ये मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, काहे को झूठ बोलते हो? वादों में झूठ बोलते हो, तैयारियों में झूठ बोलते हो, सब में झूठ बोलते हो। तो ये तो कुल मिला क्या है कि अब ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। धुड़की कहां से लाएंगे ग्वालियर चंबल संभाग में? मैं वही कह रहा हूँ कि ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। प्रत्याशी मिले नहीं, एक बूथ पर 30 आदमी मिल जाएंगे इनको। प्रत्याशी लड़ाने के लिए मिले नहीं, वो ढूंढ करके वही लोग थे जो थोड़ा इधर उधर से ला करके आपने उनको चुनाव लड़ाने का प्रयास किया। इसलिए ये चुनाव आम जनता, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के संवेदनशील नेतृत्व के लिए ये जनता वोट कर रही है, और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा मतदान इन मुद्दों पर और मध्य प्रदेश की सरकार को स्थायित्व देने का काम मध्य प्रदेश की जनता करेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर आम जनता से मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील तो की ही, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूके और एक बार फिर से वोटिंग वाले दिन भी कांग्रेस को आड़े हाथों उन्होंने लिया है। चलिए, हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ 8 जुड़े हुए, इसके साथ ही डबरा से हमारे संवाददाता सुदीप जैन भी लगातार बने हुए हैं। सर, डबरा का समीकरण समझने की कोशिश करते हैं आपसे। समधी समदन यहाँ पर आमने सामने है। इमरती देवी जो कि डबरा का एक जाना पहचाना चेहरा है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है, इस वक्त कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रह चुकी थी, और अभी जो स्थितियां इस वक्त चल रही है, इमरती देवी 3 बार की कांग्रेस से विधायक है डबरा सीट से ही। उनके अपोजिट में सुरेश राजे, कितनी बड़ी चुनौती आप इन्हें देखते हैं? और क्योंकि अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए तो धारा प्रभा अपनी स्थायी भाषा में प्रचार प्रसार लगातार इमरती देवी कर रही हैं। सुरेश राजे कहीं ना कहीं उनके सामने थोड़े से कमजोर प्रचार प्रसार में नजर आ रहे हैं। आइटम का जो बयान था उसे भुनाने की कोशिश इमरती देवी के जरिए की जा रही है, एक महिला की छवि को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कितना फर्क इससे पड़ सकता है इस डबरा सीट पर समीकरण में? जिस हिसाब का माहौल है वहाँ पर, जिस हिसाब के वोटर्स ज़्यादा हैं, उसमें एक बात तय है कि उस सीट पर इमरती देवी को लेकर जिस किस्म की बातें की गई, मतदाता के ऊपर उनका असर निश्चित रूप से पड़ा होगा। क्योंकि जब औरत की बात आती है, और फिर सबसे गौरतलब बात यह है जया कि शुरू से ही कांग्रेस ने इस सीट पर इमरती देवी को लेकर जिस तरीके के चारित्रिक आक्षेप किए, उसकी शुरुआत सुरेश राजे ने सबसे पहले की थी। उन्होंने कहा था कि वो अपने पति के साथ एक फोटो दिखा दें
ये बता दें, एक व्यक्ति का नाम लेकर कहा था कि उसके साथ उनके किस किस्म के रिश्ते हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे मेरी समधन है। तो अगर आप राजनीतिक शिष्टाचार का पालन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप जिस महिला को अपनी समधन कह रहे हैं उसके लिए आपका ये कहना कि कम से कम अपने पति का ही फोटो दिखा दें। उसके बाद में फिर जिस हिसाब से एपिसोड चला, जो बात आइटम तक पहुंची, आइटम के बाद में जिस हिसाब से इमरती देवी ने उसको रिएक्ट किया उन चीज़ों को लेकर, तो बहुत सीधी सी बात थी कि कांग्रेस शुरू से सीट पर अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत नहीं देख पा रही है। अगर आपकी स्थिति मजबूत होती है तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग रहता है, जो आपके जो इश्यूज जो रहते हैं या जो आपकी बातचीत के जो विषय रहते हैं वो काफ़ी संयत किस्म के होते हैं, काफ़ी शिष्टाचार से पूरित रहते हैं। लेकिन जब एक कहीं आपके भीतर एक हार का डर बैठ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सीट पे कांग्रेस हार रही है तो मतदाता को तय करना है, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि कांग्रेस कुछ कमजोर दिख रही है, और एक कमजोरी जब शुरू से नजर आती है तभी व्यक्ति इस किस्म के चारित्रिक किसी के ऊपर आरोप लगाता है, किसी के लिए इस तरीके की बातें कहता है। और निश्चित रूप से जो भारतीय समाज है, जो भारतीय सोसाइटी है, यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाली बात भले ही बहुत ज्यादा अब अमल में ना लाई जा रही हो, लेकिन फिर भी आज भी वोटर उस मानसिकता का है कि यदि किसी महिला का इस तरीके से अपमान किया जाए जी, यदि इस तरीके से लांछित उनको करने की कोशिश की जाए तो उसका असर पड़ेगा। और डबरा को लेकर खास तौर से इसलिए महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इमरती देवी के बारे में एक बात हमें गौर करनी होगी कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हैं, मजदूर तबके की एक महिला, राजनीति में अपना मुकाम बनाया। और इमरती देवी की एक जो सबसे खास बात यह है कि वो खरी खरी कहती हैं, और दूसरा ये है कि भले ही उन्होंने पार्टी बदली हो लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति जो उनकी असंदिग्ध निष्ठा है और जो मतलब बिल्कुल भक्ति जैसा भाव है कि महाराज कहें तो मैं झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं, महाराज ही बनेंगे अगले मुख्यमंत्री, महाराज को होना चाहिए कांग्रेस का अध्यक्ष, जब वो कांग्रेस में थी तभी बातें कहती थी, वो अपने स्टैंड पे कायम रही इमरती देवी। और ग्वालियर चंबल का जो मतदाता जया आज भी जयविलास पैलेस के खासे असर में रहता है, सिंधिया परिवार के खासे असर में रहता है, उसको ये बात निश्चित रूप से अपील करेगी कि उनकी जो कैंडिडेट है उसने उन्हीं महाराज का किसी भी परिस्थिति में दामन नहीं छोड़ा, अपनी निष्ठाओं को डिगने नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों का इनके इमरती देवी के पक्ष में मतदाता के मन में एक स्थान निश्चित रूप से बन सकता है। सुरेश राजे ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कमलनाथ ने पूरी ताकत झोंकी ग्वालियर चंबल संभाग में, तो वहाँ क्योंकि उन्हें सिंधिया को नीचा दिखाना उनका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि उन्हीं के चलते उनकी सरकार 15 महीने में जाती रही। तो डबरा इन्हीं सब चीजों के चलते बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति वहां पर बन गई है, बड़ा कांटे का मुकाबला भी दिख रहा है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा कि फिलहाल यहाँ पोलिंग परसेंटेज कम है, तो सुदीप मैं आपसे एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि ये जो पोलिंग परसेंटेज कम है और आप कह रहे हैं कि मतदाता में शायद कम अवेयरनेस है, जागरूकता कम है, कहीं इसकी एक वजह ये भी तो नहीं कि इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस चुनाव के दौरान हिंसा होने की आशंका है, कहीं हिंसा की आशंका से डर के वोटर घर से कम निकल रहा है, ऐसी बात तो नहीं है? चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में कुछ जगह काफी हिंसा हुई थी, देखने को मिली थी, वहां प्रशासन ने पहुंचकर स्थिति संभाली थी। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए थे कि ये चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस चीज को चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो ये चुनाव से कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठाती नजर आती है। और रही बात मतदान की, तो अभी सुबह का समय है और हो सकता है कि दोपहर होते हुए ये मतदान और बढ़े। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो मतदान है, मतदान केंद्र है, वहाँ बिल्कुल भी मतदाता इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं और हो सकता है ये आगे चल के ये मतदान दोपहर में और शाम तक और स्पीड पकड़े। जी जी सुदीप, लेकिन एक बात ही मानी जाती है कि अगर कम मतदान होता है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर नजर आता है, जो सत्ता रहती है उसके खिलाफ लोग क्योंकि रहते हैं इसलिए माना जाता है कि कम वोटिंग होती है। तो आपकी क्या मतदाताओं से वहां पर जो भी आए हैं उनसे में इससे किसी से बात हुई है? क्या आपने जानने की कोशिश की है कि किस आधार पर वो वोट देने जा रहे हैं, मुद्दों के आधार पर, या जो वहां पर जो जितना भी घमासान मचा है सीट पर डबरा कर उसके आधार पर आपकी बात हुई किसी मतदाता से? सुदीप जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज कई मतदाताओं से वोट देने के समय बात करी,
अपने तो मतदाता कुछ भी कहने से बच रहा है। अपनी मूलभूत जो सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, इन मुद्दों पे बोलने से वो यही कह रहा है कि हमारा मुख्य मुद्दा रोजगार और विकास है। हालांकि पार्टियों की तरफ से कोई भी व्यक्ति मतदाता बोलने से बच रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस, उनका सिर्फ यही कहना है कि हमारा वोट इस बार विकास और रोजगार के लिए है बस। देखिए ना जय, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताया सुदीप ने अभी हमको कि जब इन्होंने लोगों से बात की तो रोड, पानी या इस तरीके की बुनियादी चीजों के लिए बात करते नजर आए। कांग्रेस या बीजेपी कहने से बचते नजर आए। मुद्दे मंच से गायब रहे सर। जी हाँ, मुद्दे मंच से गायब रहे और आज जनता ये कह रही है, वोटर ये कह रहे हैं कि हम बटन तभी दबाएंगे जब हमें मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर डबरा की सीट पर तो देखिए आइटम जैसे शब्द और महिलाओं का इमोशनल कार्ड खेला गया, विकास के मुद्दे गायब रहे और आज जनता इसके उलट जवाब दे रही है। निश्चित रूप से जया, और ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आज के दिन मतदाता के बोलने की बारी है। अभी तक डबरा के संदर्भ में बात करें तो लगभग वो चुप्पी साधे बैठा है। सुदीप ने भी हमें जो मतदान केंद्र दिखाया, उन्होंने कहा कि एक या दो ही लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज या तो मतदाता बोलेगा तो खोलते हुए अंदाज में बोलेगा और नहीं तो खामोश। तो फिलहाल वो नजर आ ही रहा है जया सीट पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुदीप, ये तमाम तस्वीरें और तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल शुक्रिया सर। डबरा सीट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र और जिस तरह से भक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया की महिला बाल विकास मंत्री करती हैं इमरती देवी, यहाँ की अगर बात की जाए, पिछले 2018 के चुनाव की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा अंतर था इमरती देवी के जीतने का। और इस वक्त सुरेश राजे, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, समधी समधन आमने सामने हैं, यहाँ से रिश्तेदार ही आपस में वोट लड़ रहे हैं। और ये वही सुरेश राजे हैं जिन्हें इमरती देवी ही कांग्रेस में ज्वाइन करवाई थी। उसके 2 साल बाद अब बीजेपी में इमरती देवी शामिल हो गई हैं। ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। और इस वक्त जो ग्वालियर चंबल संभाग की आप स्थिति देख रहे हैं, जिस पर दोनों ही पार्टियों का फोकस है, खासतौर पर डबरा सीट पर, उसको लेकर आपका समीकरण क्या कहता है? देखिए, डबरा सीट हो चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो जया, इस इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछले चुनाव में यही वो अंचल था जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के नजदीक आने के बावजूद सरकार बनाने से रोक दिया था। ये उस समय पर भी ये बीजेपी ने कोशिश की थी, निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी से जो भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय प्रयास हुआ था कि बीजेपी की सरकार बन जाए, वरना 3 से 4 दिन का समय नहीं लगता शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देने में। उम्मीदें थी, लेकिन ये ग्वालियर का जो जिन लोगों की बदौलत दोबारा शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आए हैं, उनका ये था कि वो समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहे, बाद में उसी निष्ठा के साथ में बीजेपी में आ गए। तो अब ग्वालियर चंबल संभाग जया, ये उपचुनाव जब हो जाएगा उसके बाद भी मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास जब जब बोला जाएगा, जब जब लिखा जाएगा, जब जब उसके बारे में विचार होगा, तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की वो मजबूत रीढ़ है जिसको फतेह किए बगैर कोई आगे बढ़ नहीं सकता। और आप इस उपचुनाव में भी देखिए कि जिस हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है यहाँ पर है कि ग्वालियर चंबल संभाग में शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो स्वाभाविक रूप से वहां पर रहे, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सब रहे, लेकिन कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल संभाग में जब उस निशानेबाजी करनी शुरू की तो उसके फोकस पे 2 ही लोग थे, या तो सिंधिया या सिंधिया के समर्थक जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे सीधी सी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस उपचुनाव से कम आज की तारीख में सिंधिया का कद और ज्यादा बढ़ गया है। वो वहां के एक निर्विवाद नेता माने जरूर जाते रहे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्हें गुना सीट से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो उनका पॉलिटिकल ग्राफ जो थोड़ा डाउन होता महसूस हो रहा था, ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से कांग्रेस ने उन्हें बड़ी चुनौती मान के निशाना साधा, तो कांग्रेस के चुनौती मानने से निश्चित रूप से सिंधिया का कद यहां पर और बढ़ गया। और जितने ज्यादा एमएलए यहां से जीतेंगे, सिंधिया का पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल उनका जो वजन है उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। चाहे डबरा सीट हो, चाहे मेहगांव सीट हो, चाहे यहां से जुड़ी पोहरी सीट हो, किसी भी किस्म की जो करेरा वगैरह जितनी भी सीट्स हैं, एक एक सीट पर सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और जितनी ज्यादा सीटें वहां से निकलकर आती चली जाएंगी बीजेपी के पक्ष में, सिंधिया बीजेपी के साथ साथ सरकार तो स्थायी हो ही जाएगी राज्य की उसके बाद में, लेकिन सिंधिया का कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सिंधिया के लिए
अपने इन समर्थक उम्मीदवारों की अहमियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपने चेहरे की दम पर, अब आप देखिए यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रह गई हैं जी। अगर एक आदमी ये कहता है कि भाई मुझे भाजपा पसंद है, तो निश्चित रूप से फिर वो इमरती देवी का विरोध करेगा, वो बोलेगा कि आप कांग्रेस से भाजपा में आएंगे। लेकिन अभी चूंकि सारा फोकस चेहरों पर आ चुका है यहाँ पर, और उम्मीदवारों के चेहरे से हम निकले तो चेहरा आया था शिवराज या कमलनाथ, तो उन सब के बीच में ये जो एक एक इनमें से जो भी जीतेगा उसका भी सिंधिया के लिए महत्व बढ़ता चला जाएगा। तो ये काफी महत्व को बढ़ाने, घटाने या स्थापित करने, बैलेंस करने वाला उपचुनाव चल रहा है जया यहाँ पर। बिल्कुल बैलेंस करने वाला उपचुनाव चल रहा है। और जैसे कि ग्वालियर चंबल सीट की हम बात कर रहे हैं, भविष्य तय करने वाला इसे कहा जाता है। सर, आप जैसा कह रहे हैं कि अगर सरकार बनानी है तो उसका रास्ता ग्वालियर चंबल से ही होकर जाएगा, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इस्तीफे दिए गए वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से, और उसी के कारण आज यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है? क्योंकि बीड़ा सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ने यहाँ पर उठाया हुआ था, जबकि इसी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने संगठन स्तर तक जोर लगा दिया। कांग्रेस यहाँ पर आपको किस स्थिति में, किस दशा में दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल जया करो या मरो वाली स्थिति है यहाँ पर। पूरे 28 सीटें उसको जीतनी है, तो फिर आपके लिए खोने के लिए कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। उसके पास से सरकार जा चुकी है, उसके पास से विधायक जा चुके हैं, उसके पास से ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं। और सबसे जया जो महत्वपूर्ण चीज ये है जिस पर गौर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस के पास जिस हिसाब से दल बदल हुआ उसी हिसाब से कार्यकर्ताओं की भी कमी होती चली गई। बिल्कुल, संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस का कई जगह पर इतना कमजोर हो चुका है। वीडी शर्मा के इस कथन में थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है कि उन्हें तो ढूंढने से उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये बात फैक्ट है, कई सीटों पर अगर आप गौर से देखें तो जिस हिसाब से सिंधिया के समर्थन में या विधायकों के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ रुख किया, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान इस बात का हो रहा है कि उसके पास पोलिंग बूथ पर काम करने लायक कार्यकर्ताओं की इस समय कमी है। कम से कम उतना फिगर तो नहीं है जितना जरूरी होता है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस के दावे पर रिएक्ट किया है 30 से 40 कार्यकर्ता कहां से लाएंगे, हो सकता है कि नहीं आ पा रहे हो, लेकिन इस बात का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है कि अगर आपके पास अपेक्षित संख्या से, अगर आपके पास जितनी संख्या होनी चाहिए, कोई इसका आंकड़ा तो फिक्स नहीं, लेकिन फिर भी एक फिगर माना जाता है कि 40 से 50 कार्यकर्ता एक बूथ पर अगर रहें, अगर आपके पास उसमें से आधे भी कम हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत कमजोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बूथ वो इकाई होती है जहां से किसी भी पार्टी की चुनाव के समय मजबूती की सबसे अहम प्रक्रिया शुरू होती है, सबसे पहली सीढ़ी वहां पर रहती है। कांग्रेस की जहां पर स्थिति की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि करो या मरो वाली स्थिति है। दूसरा ये है कि उसके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, और कई अगर हम चीजें देखें तो कई मायनों में वाकई में लगता है कि उम्मीदवारों को लेकर भी टोटा रहा या नहीं रहा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर इस पार्टी में बहुत ज्यादा पशुपेश की स्थिति रही। भाजपा सुविधा की स्थिति में थी क्योंकि उसे पता था कि सिंधिया के साथ जो एमएलए आए उन सबको तो रिपीट करना ही है। ज्यादा माथापच्ची बीजेपी में नहीं थी कि आखिर किसे टिकट देना है, लेकिन कांग्रेस में स्थिति थी ऐसी। कांग्रेस में निश्चित रूप से थी क्योंकि आपके पास से जो आपके विनिंग कैंडिडेट्स थे, जो बहुत ताकतवर थे, वो सारे के सारे छिटक कर बीजेपी में चले गए। उसके बाद में आपको द्वितीय पंक्ति से लोगों को ढूंढना पड़ा। और देखिए, सेकंड तो सेकंड ही रहता है। कहा जाता है कि चांद पर पहले कौन पहुंचा था ये इंपॉर्टेंस रखता है, जो सेकंड जो थे उनका नाम आज ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ये तक कहा जाता है कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे सबको पता है, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति कौन थे इसकी कम लोगों को जानकारी होती। मेरा कहने का मतलब ये कि जब आपको द्वितीय पंक्ति से चुनने की आपके लिए जब नौबत आ जाए तो निश्चित रूप से आप अपेक्षाकृत एक कमजोर व्यक्ति को, और ये सेकंड लेयर के जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं के मन में, दिमाग में कितना असर करके जाते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, अनूपपुर का रुख करते हैं। अनूपपुर से हमारे संवाददाता नियामुद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूपपुर, जहां पर बीजेपी से बिसाहुलाल सिंह और कांग्रेस से विश्वनाथ सिंह के बीच में यहाँ कड़ा मुकाबला है, ये भी हॉट सीट मानी जाती है। नियामुद्दीन, सबसे पहले तो तस्वीरें आप बताइए कि किस तरह की तस्वीरें अनूपपुर के मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है, कोरोना का कितना असर और लोगों के डर में क्या कोरोना का असर दिखाई दे रहा है या आज भी दिल खोलकर वोटिंग करनी है, उत्साह है? अरुण, मैं आपको बता दूं कि हम ग्रामीण अंचल देवरा में खड़े हैं और देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं अपने घरों से निकल रही है मतदान करने, मतदान केंद्र पहुंच रही है। लगभग 3 घंटे हो गए मतदान को।
15% मतदान हो चुका है अभी। और ग्रामीण अंचल में देख सकते हैं जो लाइनें लगी हुई हैं लोगों में उत्साह मत के प्रति, मतदान देने के प्रति। और ये लगातार अन्य चुनाव में नहीं देखा जा सकता, लेकिन अभी 3 घंटों में जो 15% मतदान हुए हैं, लगता है कि निश्चित तौर पर लोग घरों से निकल रहे, कोरोना का किसी प्रकार की दहशत और डर नहीं है लोगों में। और शासन के द्वारा कोविड की पूरी व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है। जो मतदाता मतदान केंद्र आ रहे हैं और उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। जी जी। इस उपचुनाव में क्या गद्दारी खुददारी का मुद्दा जोर शोर से मतदाताओं के दिलो दिमाग में गूंज रहा है, या वाकई में केवल मूलभूत सुविधाएं ऐसी है जिसको लेकर हर बार की तरह, हर चुनाव की तरह इस बार फिर से मतदाता वोट डालने के लिए पहुंचा है? आप बात कर पाएंगे जो वोटर्स वहां पर मौजूद है कि क्या है उनके दिमाग में इस वक्त? निश्चित तौर पर मतदाता खड़े हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। माता जी, आप वोट देने आई हैं और क्या मुद्दे पे वोट दे रही हैं आप? और भी कोई लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। आज वोट देने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं आप? जी, हम आपके इच्छा अनुसार वोट। क्या मुद्दे हैं आपके? वोट डालने हैं मुद्दे। जी, किसान कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं, मौजूद है, उनसे जानेंगे। पारुल जी, अगर आप कोई सवाल बोले तो पूछ सकता हूं मैं। इनका गृह ग्राम है और देवरा, जहां पे मतदान करने आए हुए हैं। नियामुद्दीन, इनसे आप ये पूछिए कि किसान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इस इलेक्शन में किसान का मुद्दा इस सीट पर क्या किसी किस्म का असर डालेगा? जी जी, स्वाभाविक सी चीज है कि जो नई किसान विरोधी नीति है मोदी सरकार की, उसका इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। साथ में यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है टिकाऊ और बिकाऊ का, जो 35 करोड़ रुपए लेके बिका, उसके साथ जनता नहीं है, जनता उसका बहिष्कार कर रही है और उत्साहपूर्वक मतदान का काम कर रही है जनता अपना काम करेगी। नियामुद्दीन, एक सवाल मैं इनसे और ये करना चाहूंगा, आपने कहा कि किसान जो बिल है केंद्र का, उसके एक बड़ा इशू है, तो क्या मध्य प्रदेश में जो कर्ज माफी को लेकर स्थिति सामने आई कि कांग्रेस ने 10 दिन का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाई, तो क्या वो फैक्टर कांग्रेस के खिलाफ यहाँ काम नहीं करेगा? किसान कर्ज माफी में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारा किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। हमारे पास तो पूरी सूची मौजूद है, पूरी सूची रखे हुए हैं हम। अब शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। पूरी सूची मौजूद है और चुनाव के बाद 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर को एक बार पुनः जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो बाकी लोगों का जो बचे हुए किसानों का कर्जा है उसको भी माफ करने की कमलनाथ जी की योजना है। जी जी। नियामुद्दीन, आपकी क्या किसी दोनों उम्मीदवारों में से आज आपका किसी से संपर्क हो पाया, आपकी बात हो पाई किसी से आज वहां पर? जी, सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। नियामुद्दीन, दोनों कांग्रेस और बीजेपी में से किसी एक प्रत्याशी से क्या आपकी वहां पर बात हो पाई है आज चुनाव को लेकर? दोनों, चाहे कांग्रेस के विश्वनाथ सिंह हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी से बिसाहू लाल सिंह जी, दोनों प्रत्याशियों से हमने बात की और उन दोनों प्रत्याशियों का कहना था कि हम विजय करेंगे और हमको जनता हमारे साथ है। दोनों पार्टी के उम्मीदवार आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके। बिल्कुल नियामुद्दीन, लेकिन अगर बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि बिसाहू लाल सिंह लंबे समय से विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक हैं। दूसरी तरफ अगर विश्वनाथ सिंह की बात की जाए तो पहली बार ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता के बीच में छवि किस तरह की दिखाई दे रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चेहरा बिसाहू लाल सिंह और उसके अपोजिट में पहली बार का चुनाव लड़ने वाले विश्वनाथ सिंह? जी, मैं आपको बता दूं कि जो विश्वनाथ सिंह है 4 पंचवर्षीय के सरपंच है और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। वो भी लोगों पे अच्छी पैठ रखते हैं, नया चेहरा, लेकिन युवाओं का साथ उनको मिल रहा है, युवा उनके साथ दिखाई दे रहे हैं हर जगह। नियामुद्दीन, ये जो बीच में बहस चली थी इस सीट को लेकर, 2 बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई थी। बिसाहू लाल सिंह का एक कथन जो उन्होंने अपने विरोधी प्रत्याशी के परिवार के लिए किया था, दूसरा एक वो जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हाथ में पिस्टल लिए हुए दिख रहे थे। तो क्या इन चीज़ों का वहाँ के मतदाताओं पर या चुनावी माहौल पर किसी किस्म का आप असर देख रहे हैं? को बता दूं कि यहाँ की जनता जो कांग्रेस ने मुद्दा लेके आया था, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और जनता पे लगभग जब हम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से जानने का, तो लोगों का यही था कि हमारे मत को बेचने का काम की वार्ता बिसाहू लाल जी ने। और लोग जनता भी अगर हमने बात की भी तो उनको लोगों का कहना था कि हम जो चुनाव 5 साल बाद होना था वो 1.5 साल बाद फिर पुनः चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चुनाव का बोझ
हमारे सर पे आएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका नियामुद्दीन, ये तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। लेकिन अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। सर, अनूपपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, 2018 में माई के लाल वाला बयान यहाँ पर दिया गया था। सवर्णों और ब्राह्मणों का आक्रोश वोट के रूप में निकला था। इस जिले की 3 विधानसभा सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी थी और इसी का कारण है, शायद इसी का नतीजा था कि इस बार बीजेपी ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। तमाम आला नेता, तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर डेरा डाल के रखा हुआ था। जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि विसाहू लाल सिंह जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, इधर उनकी अपेक्षा विश्वनाथ सिंह को मैदान में उतारना, हालांकि लगातार आप और हम लोग यही कह रहे हैं कि शायद टोटा हो सकता है कांग्रेस के सामने, लेकिन इरादे मजबूत है कांग्रेस के। निश्चित रूप से इरादे मजबूत है। और नियामुद्दीन की एक बात यहाँ पर बहुत गौर करने लायक है कि विश्वनाथ सिंह जो हैं वो एक यंग एक चेहरा है और देखिए युवा वर्ग को लेकर हर किस्म का क्रेज बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखा हो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने भी 2014 में भी 2019 में भी युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो विश्वनाथ सिंह यदि युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और जिस हिसाब से नियामुद्दीन ये कह रहे हैं कि वहाँ की जनता में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है कि उन्होंने 5 साल के लिए जो सरकार चुनी थी वो 15 महीने में अपदस्थ कर दी गई, बिसाहू लाल सिंह ने पाला बदल लिया, तो निश्चित रूप से जया चौंकाने वाले परिणाम यहाँ पर भी सामने आ सकते हैं। बाजी किसी के भी पक्ष में जा सकती है, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि कई बार मतदाता की जो मानसिकता रहती है, हमने बहुत आम अवधारणा ये देखी है, राजनीति का एक्सपीरियंस हो, सामाजिक जीवन का एक्सपीरियंस हो, पत्रकारिता का एक्सपीरियंस हो, कम से कम उपचुनाव में एक फैक्टर काम करता है कि जिसकी सरकार है उसी के आदमी को वोट दो, तभी अपने काम हो पाएंगे। क्योंकि लोगों को रहता है कि भाई यदि हमने ऐसे आदमी को जिता दिया जो सरकार में शामिल नहीं है तो हो सकता है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाए। तो बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने इस बात की है कि जब मतदाता इस बात को भांप लेता है कि यदि इस पार्टी की सरकार बनानी है तो इसे 28 में 28 सीट देनी पड़ेंगी, जबकि यदि बीजेपी की सरकार को बनाए रखना है तो उसे 28 में से 8 सीटें भी दे दी जाए तो काम चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मतदाता का आज भी बहुत बड़ी तादाद में इस मानसिकता के लोग हमारे बीच में जो कहते हैं कि भाई जिसकी रूलिंग पार्टी है या जिसके जीतने की संभावना है हम उसको वोट देने जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा हास्यास्पद जरूर है लेकिन एक बहुत ही कटु सत्य है हमारे बीच का आज भी, कि कई लोग इस बात को सोचकर मतदान करते हैं कि यदि हमने ऐसे आदमी को वोट नहीं दिया जो जीतेगा तो हमारा वोट बेकार चला जाएगा। वो इस बात को, मतलब हारने वाले को अगर वोट दिया है तो उनका मानना रहता है कि हमारा वोट बेकार चला जाएगा। तो ऐसी जब तक एक ज़हनियत बनी रहेगी, ऐसी जब तक एक सोच बनी रहेगी जया, निश्चित रूप से इस उपचुनाव में भी भाजपा के पक्ष में एक चीजें बनती दिखेगी कि आदमी ये सोचकर वोट दे देगा बीजेपी के कैंडिडेट को कि भाई सरकार में इन्हीं को जाना, इन्हीं हमारा काम करना। या फिर जहां तक बिसाहू लाल सिंह की बात आते भी, आपने खुद उनका पॉलिटिकल ग्राफ बताया, तो निश्चित रूप से सरकार बनने की सूरत में उनको मंत्रिमंडल में वजनदार स्थान मिलना तय है, उन्हें मंत्रिमंडल में वजन मिलना तय है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ जाती है कि मतदाता को इस सोच से बाहर कैसे निकालेगी वो कि नहीं, अगर हम विश्वनाथ सिंह को वोट देते हैं, यदि जीतते हैं, तब भी हमारे क्षेत्र का विकास, हमारी बुनियादी समस्याओं को लेकर उसी तरीके से हमको इंसाफ मिल सकेगा जैसा किसी सत्तारूढ़ दल के विधायक को जिताने में हमको मिलता। लेकिन ऐसे में जनता क्या करे सर, क्योंकि विसाहू लाल सिंह को पहले भी जिताया, यहाँ से पार्टी बदल ली, सरकार बदल गई और उसके बाद अब फिर से मैदान में है दूसरी पार्टी से, तो जनता के दिलो दिमाग में, मन में ये नहीं चलेगा कि आखिर अगर हम एक बार फिर से हम विसाहू लाल सिंह को जिताएं या उसी प्रत्याशी पर फिर से दाव खेलते हैं तो क्या भरोसा कि इस बार जनता को धोखा नहीं दिया जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से मतदाता के दिमाग में बात तो उसको बुरी तरीके से मत ही रही होगी, क्योंकि देखिए एक जो इलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है 5 साल के लिए आदमी वोट देता है, और दूसरी चीज ये होती है कि उसमें बहुत ज्यादा एक 5 साल के बाद अगर आप पोलिंग करने उतरते हैं, वोटिंग करने उतरते हैं, तो आपके पास कई इश्यूज रहते हैं कि 5 साल में इतना पानी बह गया है, 5 साल में ये चीजें हो चुकी हैं, मेरे पास एक आधार है कि भैया मैं किसको वोट दूं, किसको वोट नहीं दूं। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में जो इस मतदाता ने वोट दिया था, अब वो 15 मतलब मुश्किल से 21 महीने के बाद आखिर वो क्या सोचकर किसी चेहरे को वोट दे, तो बहुत ही शशोपंज वाली स्थिति है उसके सामने। लेकिन फिर भी ये हो जाता है कि क्योंकि वोट देना, और ये देखिए कम पोलिंग परसेंटेज जो हमको दिख रहा है जया,
यदि ये ट्रेंड शाम तक कायम रहता है तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए ये मतदाता के गुस्से का परिचायक हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी खबर हमें मिल रही है भिंड से है। पुलिस हिरासत में योगेश कटारे, ये खबर आपको बता रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई हैं। योगेश कटारे महगांव से प्रत्याशी हैं। हेमंत कटारे, उनके भाई योगेश कटारे पुलिस हिरासत में हैं और हिरासत में पुलिस ने इन्हें लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे को हिरासत में लिया गया है और हेमंत कटारे का आरोप है पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। तो देखिए, कहीं पर वोटिंग परसेंटेज कम है, कहीं पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कहीं पर उत्साह ज्यादा मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, तो कहीं से इस तरह की तस्वीरें भी विवाद वाली निकल कर आ रही है। भिंड की जो सीट है महगांव, यहां से ये खबर आपको बता रहे हैं। योगेश कटारे प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। संवाददाता नीतू भटेल हमारे साथ भिंड से और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीतू, सबसे पहले आपसे पूरा मामला समझने चाहेंगे कि आखिर क्या विवाद की स्थिति बनी जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी के भाई को हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे, उनके बड़े भाई योगेश कटारे को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। हालांकि किस बात को लेकर उन्हें हिरासत में लिया है, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस जो प्रत्याशी है उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा, प्रशासनिक अमले के द्वारा बराबर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको परेशान किया जा रहा है और उनको मतदान करने के लिए रोका जा रहा है। जी, ऐसी कुछ स्थिति दिखाई दे रही है क्या नीतू के मतदान करने से रोका जा रहा है? क्योंकि आज तो मताधिकार प्रयोग करने का दिन है, पुलिस प्रशासन रोकेगा वोट डालने से? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बता दूं, हालांकि ऐसी स्थिति सामने जहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, फिर केवल जो मतदाता है उसके मतदान को लेकर कहीं अच्छी तरीके दिखाई दे रही हो, कहीं मतदान खाली मतदाता मतदान के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। नीतू हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे। महगांव सीट, हेमंत कटारे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बताया जा रहा है कि उनके भाई को हिरासत में लिया गया है। योगेश कटारे जो महगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई हैं और ये आरोप लगाया गया है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है, वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ 8 लगातार जुड़े हुए हैं। सर, कहीं पर तो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कहीं पर उत्साह ज्यादा मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, कहीं पर उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, लोग पहुंच ही नहीं रहे, पोलिंग बूथ खाली, और कहीं पर विवाद की स्थिति भी हमें नजर आ रही है। कि इस तरीके के विवाद तो इलेक्शंस का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और होता कई बार ये है कि किसी मामूली चीज़ पर विवाद शुरू होता है और जब पुलिस को ये लगता है कि क्या है, जो कांग्रेस कैंडिडेट के भाई हैं, और बात सिर्फ कांग्रेस कैंडिडेट के होने की नहीं, किसी भी कैंडिडेट के अगर कोई बहुत ही नियर एंड डियर वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर विरोध जताएं तो एक आशंका ये बढ़ जाती है कि उनके समर्थक वहाँ इकट्ठे होने लगेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। तो पुलिस सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर लेती है वो यही लेती है कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद उन्हें उस जगह से दूर ले जाया जाता है। तो उसके चलते क्या होता है, एक मैसेज चला जाता है कि यदि एक बड़ा जो भी वहाँ का फिगर है, यदि पुलिस ने उस पर सख्ती कर दी है, यदि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, तो बाकी जो लोग रहते हैं, जो नीचे की जो फौज जो रहती है, वो फिर उतना एग्रेसिव नहीं हो पाती है। अक्सर ये प्रयोग सफल रहता है। जहाँ तक सवाल ये है कि हेमंत कटारे ने कहा है कि पुलिस के दबाव में यहाँ पर मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं, या उनका ये कहना है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं, तो देखिए, जो भी अपोजिशन में जो पार्टी रहती है उसका सदा सनातन यही इसी किस्म के आरोप रहते हैं। हर इलेक्शन में आरोप रहते हैं, इसमें भी हैं, पिछले में भी थे, आने वाले जो इलेक्शन हम देखेंगे उनमें भी रहेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर, अब चूंकि हमारे संवाददाता नीतू अभी हमें
इस हिरासत में लिए जाने की वजह नहीं बता सके, इसलिए कुछ अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन फिर भी जया ये फैक्टर तो रहता ही है, जो हमने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि इंटेलिजेंस तक की रिपोर्ट थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की तैयारियां हैं, आशंकाएं इस किस्म की जताई गई थी। तो पुलिस वहां पर और ज्यादा अलर्ट पर रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा अलर्ट रहेगा, क्योंकि एक जगह की घटना को वो विस्तारित नहीं होने देगा, एक छोटी सी चिंगारी को आग बनने नहीं देगा। हो सकता है इसके चलते, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत हो सकता है उन्हें हिरासत में लिया गया हो। हिरासत में लेना, गिरफ्तार करने के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये प्रिवेंटिव कार्रवाई होगी। और मतदान, इसका मतलब ये है कि हेमंत कटारे जो कह रहे हैं, इससे एक बात की पुष्टि भी हो जाती है कि मेहगांव सीट पर भी मतदान की रफ्तार बहुत धीमी है। यदि वो कह रहे हैं कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो इसकी वजह चाहे जो भी हो, हम ना उनके पक्ष में बोल रहे हैं ना खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक और फैक्टर समझ में आ रहा है कि मेहगांव सीट पर भी अभी तक बहुत कम मतदान हुआ है, नहीं तो इस तरीके की बयान सामने नहीं आता। जया बिल्कुल, दतिया से हमारे साथ हनीफ खान हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। दतिया सीट का, विधानसभा सीट का रुख करते हैं, क्या स्थिति और कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक वहां पर हुई है? हनीफ, सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज बताइए, कितना हुआ है दतिया में और किस तरह का उत्साह मतदाताओं में, क्या लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं? आपको बताना ये भी मुनासिब होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ लंबी कतारें देखने के लिए मिली है। वहाँ लगभग 30 से 40% वोट अभी तक डल चुके हैं और डलने का आगे भी अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं। लेकिन शहर में कुछ सन्नाटा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ अधिकारियों से जब बात की तो उनसे पता चला है कि अभी तक लगभग 60% तक इधर वोटिंग होने की संभावना है। जी जी हनीफ, आपने 60% कहा या 7%? 60%, 60 सर, 60%। 11 बजे तक 60% आंकड़ा ग्रामीण, ये तो बहुत 11 बजे तक नहीं, पूरा सब आपको ओवरऑल सर ये पूरा बात की जा रही है कि 60% तक आंकड़ा पहुंच सकता है। शाम तक जब वोटिंग खत्म होगी तब तक ये आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। दतिया सीट पे हनीफ, किस तरह का असर आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के दबदबा वाला क्षेत्र है, प्रचार प्रसार उन्होंने यहाँ पर खुद मैदान में उतरकर किया है। बीजेपी ने मजबूती से यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारे, इसके साथ ही बीजेपी ने खुद यहाँ पर आला नेताओं ने प्रचार प्रसार किया। कितना असर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? स्थानीय मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा क्षेत्र के? स्थानीय मुद्दे आपको ये भी बताना मुनासिब होगा कि स्थानीय मुद्दे तो बीजेपी जो है कि विकास को लेकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का कहना है कि हम किसानों के कर्ज माफ को लेकर और जो मतलब इन्होंने जो गलतियां की उन गलतियों को निकाल कर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता का जहां तक रुझान है वो अभी तक कुछ साफ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जनता का कहना है कि 50-50 पर चुनाव होगा यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो परसेंटेज है वो 30-40% के समथिंग मतलब इधर चल रहा है। जी जी हनीफ, क्या वजह दिखती है कि शहरी इलाकों में आप कह रहे हैं कि बहुत ही धीमी रफ्तार है, ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छी पोलिंग चल रही, क्या वजह देखते हैं आप वहां के स्थानीय रहवासी होने के नाते? क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है इस फर्क की? ये तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ग्रामीणों से मिलने पर पता चला है कि यहाँ पर लोग 9 बजे तो बोले सोकर उठते हैं, उसके बाद इधर से जाएंगे, तब जाकर इधर से वोट डालने के लिए निकलेंगे इधर पे। लेकिन ग्रामीणों के हिसाब से चलते हैं तो वो जल्दी उठते हैं, खेतों पर काम करने के लिए भी जाते हैं। तो खेत पर काम करने के उद्देश्य से वो सुबह सुबह जल्दी फ्री होकर मतलब अपना मतदान करके अपना फ्री होकर अपना काम पर निकलना चाहेंगे। ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है इधर से। जी जी हनीफ, क्या मुद्दे यहाँ पर जो आपने कहा कि भाजपा विकास की बात कर रही है और कांग्रेस बिकाऊ टिकाऊ की बात कर रही है, मतदाता क्या बात कर रहा है? आपकी बात हुई होगी लोगों से वहां पर हनीफ? लोगों से बात करने पर तो लोग यही कहते हैं कि अभी तक कुछ भी क्लियर होने पे समझ में नहीं आता है, लेकिन जिन लोगों से बात की जाती है वो 50-50 की बात करते हैं सब। अच्छा, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में हनीफ इस वक्त मौजूद हैं, कोरोना का असर क्या यहाँ मतदाताओं पर दिखाई दे रहा है? व्यवस्थाएं किस तरह की, इंतजाम किस तरह के कोरोना काल में किए गए हैं लोगों के लिए? पोलिंग बूथ पर तो कोरोना के लिए आपको ये भी बता दें कि इधर सैनिटाइजर भी उपलब्ध है, इधर ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं
और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पर भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। संवेदनशील क्षेत्रों पर कुछ मतलब पुलिस व्यवस्था भी ठीक देखने के लिए मिल रही है और सभी तरह के जो वैसे हैं उनमें भी बच्चों के लिए जो गर्भवती महिलाएं वगैरह भी आती है तो उनके लिए भी झूला वगैरह की सारी अच्छी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिली है प्रशासन की ओर से। ठीक है हनीफ, आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि विकास के मुद्दे पर बीजेपी लड़ रही है, लेकिन क्या लोगों की अगर बात की जाए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लगातार ही कहते रहे हैं कि दतिया में बहुत विकास कार्य हमने किए हैं, यहाँ पर क्या विकास कार्य वाकई में लोगों को दिखाई दे रहा है या केवल मंचों से ही इसके स्वर जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं? बिकाऊ टिकाऊ, खुददार गद्दार, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राग लाप रही हैं, ये जनता के मन में चल रहा है इस वक्त, वोटर्स के मन में? नरोत्तम जी की बात करें तो उनके विकास की जहां तक बात की जाए तो वो दतिया से विधायक हैं और दतिया में तो विकास देखने के लिए मिलता है, लेकिन भांडेर ये जो चुनाव हो रहा है ये भांडेर विधानसभा चुनाव है। तो भांडेर विधानसभा में पूर्व में भी रक्षा सरोनिया यहाँ से विधायक थी और अब वो उन्हीं का चुनाव है, तो इधर तो विकास ऐसा कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस बिकाऊ टिकाऊ के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हनीफ हमसे जुड़ने के लिए और दतिया की तस्वीरें पहुंचाने के लिए भांडेर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन फिर से आपका रुख करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया सर। भांडेर विधानसभा, एक डबरा की आप बात कर लीजिए, यहाँ भी नरोत्तम मिश्रा ने पहुंचकर प्रचार प्रसार किया है, भांडेर में भी नरोत्तम मिश्रा ने पहुंचकर प्रचार प्रसार किया है। हालांकि दतिया से थोड़ा अलग अगर कर दिया जाए तो इसका असर दतिया विधानसभा के जो विकास कार्य उनका असर इन दो सीटों पर तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर दिलो दिमाग की बात की जाए तो क्या छाप छोड़ने में आगे बढ़ सकते हैं नरोत्तम मिश्रा? क्या जो दतिया की छाप जनता के मन में है, दतिया के लोगों के मन में नरोत्तम मिश्रा की, क्या उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में अगर हम दतिया की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का असर इस पूरे संभाग में किसी से भी छिपा नहीं है। उन्होंने मंत्री के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और जब उनके पास जनसंपर्क जैसा महत्वपूर्ण महकमा था, आज उनके पास गृह विभाग जैसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसके साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा की जो लगातार सक्रियता रही है इस क्षेत्र में उससे निश्चित रूप से दतिया का मैसेज भांडेर तक जाएगा। भांडेर से और भी जो लगी हुई सीटें उनको चीजें प्रभावित करेगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा फैक्टर है, एक तो यूथ है अपेक्षाकृत वो बाकी नेताओं के इस इलाके के, अब दो यूथ हो गए वहां पर, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक नरोत्तम मिश्रा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा, जैसा कि आपने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा लगातार सक्रिय रहे, यहाँ पर उनका प्रभाव है, तो इसका जो महत्व तब और बढ़ जाता है जब नरोत्तम मिश्रा ने सरकार में रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और आज भी उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो उसके चलते क्या होता है कि कहीं ना कहीं से नरोत्तम फैक्टर भांडेर सीट पर भी लोगों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ के अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो अजा, इसके साथ ही यादव, दांगी समाज यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं और इस भांडेर सीट पर जहाँ बीजेपी से रक्षा सिरोनिया है, कांग्रेस से फूल सिंह बरैया है, बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है महेंद्र बोध, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा क्षेत्र में हमें देखने को मिल सकता है और जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है गणित जरूर गड़बड़ाता है। देखिए जया, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है इस सीट पर, सबसे पहले अगर हम फूल सिंह बरैया की बात करें तो फूल सिंह बरैया ही वो फैक्टर हैं जिनके चलते महेंद्र बौद्ध ने कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी की सदस्यता ले ली, बीएसपी से कैंडिडेट बन गए, महेंद्र बौद्ध टिकट चाह रहे थे। अब आप एक बात को ध्यान रखें जया कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने कहा था कि बीएसपी और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो बीएसपी का जो कमिटेड वोट था अगर वो कांग्रेस को मिला था तो एक उस फैक्टर की वजह से मिला था। लेकिन अब जबकि महेंद्र बौद्ध बीएसपी की तरफ से यहां पर मैदान में है तो जो वोट काटेंगे, वो जो वोट कटुआ वाली स्थिति में वो आ चुके हैं, वो निश्चित रूप से ज्यादा वोट वो कांग्रेस का काटेंगे, क्योंकि वो वोट कांग्रेस की तरफ चला गया तो दूसरा कांग्रेस का वो वोट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। जो महेंद्र बौद्ध को चेहरे के कारण वोट देता, उन्हें महेंद्र बौद्ध होने के कारण वोट देता, उन्हें कांग्रेस होने के कारण वोट देता चाहे नहीं देता रहा हो, बीएसपी का होने के कारण वोट देता दे चाहे नहीं दे,
तो दो तरीके का, एक तो वो वोट काटेंगे कांग्रेस का, और दूसरा उन्हें वो वोट भी मिलेगा जो महीन बोध होने के नाते उनको मिलता था। तो इसकी इस स्थिति से कांग्रेस को हो सकता है कुछ अप्रिय घटनाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ जाए, कुछ अप्रिय नतीजे का सामना करना पड़ जाए, और निश्चित रूप से फिर उसका लाभ जो है भाजपा को मिलता दिखेगा। यानी कि कहा जा सकता है सर कि रोचक मुकाबला भांडेर सीट पर भी हमें देखने को मिलेगा। क्या तस्वीरें होंगी, क्या स्थिति, क्या समीकरण, ये 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन आज भांडेर में जनता भी घरों से निकली है, वोटिंग लगातार की जा रही है। हालांकि परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम तक जब मतदान खत्म होगा तब तक वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हमें दिखाई दे। बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज सत्ता का फाइनल है मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। वो आज दिन है 3 नवंबर, वोटिंग की जा रही है। और यदि आप भी उस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो अपील आपसे भी यही कि आप भी अपने घरों से निकलिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए और अपने मत का प्रयोग करिए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।